वेलकम टू विशाल जूली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BRA बिहार यूनिवर्सिटी के मैथ्स पेपर 4 के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जो कि BSc मैथ्स पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथ्स पेपर 3 के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करवाया है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही मैंने मॉडर्न अलजेब्रा और इनफाइनाइट सीरीज का भी क्लास स्टार्ट किया था, उसका भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाता हूँ BSc मैथ्स ऑनर्स का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट द पीरियड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। दिया हुआ है क्वेश्चन कि सबसे पहले हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM का डिफिनीशन बताना है, और उसके बाद हमें बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड से। यानी कि जो SHM अगर कोई भी पार्टिकल कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप समझिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, कोई भी पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो अगर हम लोग इस साइड से खड़ा होकर देखेंगे ना तो हमको लगेगा कि पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो जैसे ये पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो हमको लगेगा कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया। फिर पार्टिकल जब ऐसे आएगा ना तो ऐसे लगेगा कि वह पार्टिकल यहाँ से जाके फिर वापस लौट के आ गया, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो हमें लगेगा कि फिर यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से फिर ऐसे आएगा तो लगेगा हमें यहाँ से यहाँ लौट के आ गया। यानी कि हमें लगेगा कि ये एक पॉइंट है जहाँ से पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ जा रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे घूम के ऐसे आ जा रहा है। मतलब हमें लगेगा कि वो पार्टिकल क्या है, एक सीधा ऐसा लाइन है, यहाँ से जाके फिर लौट के आ रहा है, फिर ऐसे जाके ऐसे आ जा रहा है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रहा है, और इसी चीज़ को SHM बोला जाता है। ये जो फिक्स पॉइंट होता है बीच का, जो हमें लगता है कि यहीं से पार्टिकल चल रहा है, इसको बोला जाता है ओरिजिन या फिर फिक्स पॉइंट। यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है इसको एक्सट्रीम पॉइंट, इधर का भी एक्सट्रीम पॉइंट बोला जाता है। और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे था, तो जब इधर की तरफ आ रहा था ना तो एक्सीलरेशन हमेशा होता है इस फिक्स पॉइंट की तरफ। मतलब पार्टिकल हमेशा चाहता है कि इसी पॉइंट पे हम आए, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है यानी कि ए अगर हम लोग बोल दें एक्सीलरेशन, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसके, और जहाँ पे पार्टिकल है इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए हम बोल दिए OP, पार्टिकल अगर O पे है और यहाँ पे पार्टिकल P पे है और यहाँ पे O पॉइंट है ओरिजिन, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्सीलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा OP के। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने डिफिनीशन में लिख रखा है। डिफिनीशन क्या है, अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। लिखा हुआ है कोई भी पार्टिकल को हम लोग कहेंगे कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है यानी कि परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कब? जब वो किसी स्ट्रेट लाइन पाथ यानी कि सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, और उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ होता है। मतलब फिक्स पॉइंट करने का मतलब जो बीच का पॉइंट होता है उसके तरफ होता है, और जो एक्सीलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। यानी कि O और P के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जैसे x दिया हुआ है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एक्सीलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस पे। यही चीज़ हमारा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारा हो गया डिफिनीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब हमें प्रूफ करना है कि जो एम्पलीट्यूड होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो डिपेंड नहीं करता है, सॉरी, जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड नहीं करता है एम्पलीट्यूड पे। ये चीज़ हमें शो करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक पेंडुलम लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक पेंडुलम लेंगे, मान लेंगे कि पॉइंट O है, और पॉइंट O से हम लोग क्या किए, एक यहाँ पे एक पार्टिकल को लटका दिए हैं। M मास का पार्टिकल है, इसका मास कितना है, M है। और यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रिंग लगाए हैं, धागा जिससे बांधे हैं, वो परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल है। लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है, लेकिन परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। ये चीज़ उसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये चीज़ आपको याद ही करना होगा। लाइट इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि हल्का है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये जो है ना, यहाँ से इसका फिक्स हमेशा डिस्टेंस रहेगा। मतलब ये धागा नीचे तक नहीं जाएगा, रबड़ की तरफ फैलेगा नहीं।
और परफेक्टली फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इस धागा को कैसे भी हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब रिगिड नहीं रहेगा। उसके बाद मान लेते हैं कि ओ से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस दूरी है वो एल है, मतलब धागा की जो लंबाई है वो एल है। ये चीज़ हम लोग मान के चल रहे हैं। और मान लेते हैं लेट ए पी बी द सर्कुलर आर्क डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल जो पॉइंट ए पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे घूमा होगा, ए से लेकर पी तक। मतलब जब घूमा होगा तो आर्क एक ए से लेकर पी तक का आर्क बनाया होगा। वही चीज़ यहाँ पे आर्क दिया हुआ है कि ए से लेकर पी तक का आर्क बनाया होगा। उसके बाद सपोज मान ले रहे हैं कि जो आर्क यहाँ पे आर्क ए पी है उसको हम लोग एस बोल दे रहे हैं, मतलब ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं एस। और एंगल ए ओ पी जो है उसको हम लोग थीटा बोल दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो एंगल है हमारा एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी, इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं थीटा। ये चीज़ हम लोग को लिखना होगा, ये चीज़ आपको भी लिखना होगा वहाँ पे। सपोज पी क्यू विद द टेंजेंट टू पी टू द आर्क। मान ले रहे हैं कि पी से लेके पी क्यू क्या है, हमारा एक टेंजेंट है। यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं कि पी क्यू जो है ये हम टेंजेंट एक ड्रॉ कर रहे हैं पी पॉइंट पे। आर्क था तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो पार्टिकल था उस पर दो तरह का फोर्स लगेगा। सबसे पहले टेंशन टी लगेगा जो कि ओपी के अराउंड लगेगा, यानी कि स्ट्रिंग पे टेंशन टी लगता है। और उसके बाद उसका वेट लगेगा mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। कैसे लगेगा यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे जो लगेगा ना, दो फोर्स लगेगा यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है इस पे दो तरह का फोर्स लगेगा। सबसे पहला यहाँ पे अभी पार्टिकल है तो इस पे इस यहाँ से जो स्ट्रिंग है, धागा है, उसके अराउंड टेंशन टी लगेगा। और यहाँ पे इसके नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg जो इसके मास यानी कि वेट के कारण लग रहा होगा। वेट के कारण यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास इसका m है और एक्सीलरेशन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, तो जिसको g से हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे m इंटू जी यहाँ पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो हम लोग देख रहे हैं इस पे दो तरह का फोर्स लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जो फोर्स लग रहा होगा ना वो दो तरह का होगा। और यहाँ पे टेंशन जो है ऊपर है, टी लग रहा होगा। और इधर का जो फोर्स लग रहा होगा ना, इधर का जो फोर्स वो होगा mg कोस थीटा, थीटा के साथ वाला है। तो यहाँ पे लगेगा mg कोस थीटा। और टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा mg कोस थीटा। ठीक वैसे ही यहाँ पे दोनों तरफ फोर्स लग रहा होगा। एक तरफ लग रहा होगा कितना, यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब मास m इंटू एक्सीलरेशन। इधर का जो एक्सीलरेशन होगा, देखिए ये जो हमारा डिस्टेंस है वो s ट्रेवल किया है, और इस अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लगेगा वो होगा d2s बाई डी टी स्क्वायर, d2s बाई डी टी स्क्वायर यहाँ पे एक्सीलरेशन लगेगा। और ठीक वैसे ही जो ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे अगर mg है तो इधर वाला कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो माइनस ऑफ mg साइन थीटा होगा। मतलब m इंटू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर को बैलेंस करेगा mg साइन थीटा। वैसे ही t को बैलेंस, टेंशन को बैलेंस कर रहा था mg कोस थीटा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद करके आप समझ लीजिएगा। बाकी जिनको समझ में आ रहा है वो लोग समझ लेंगे इसको। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं कैसे, तो m इंटू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ mg साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए ऊपर जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था ना, जो सर्कुलर मोशन ऐसे था, तो उसमें यहाँ पे ये तो हमारा लेंथ l था। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो mv स्क्वायर बाई आर लगता है, mv स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे r यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ है l, उस स्ट्रिंग का लेंथ, तो यहाँ पे mv स्क्वायर बाई लेंथ। और उसको बैलेंस कौन कर रहा था, तो t माइनस mg कोस थीटा बैलेंस कर रहा था। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ mg साइन थीटा, और mv स्क्वायर बाई एल इक्वल टू t माइनस mg कोस थीटा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम लोग लिख रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, सीधे डायरेक्टली इसको नोट कर लेंगे और इसको याद करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आर्क, अगर हम लोग इतना दूर का आर्क ले रहे हैं, मान लीजिए
कि हमने एक सर्कल बना दिया ऐसे, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आर्क ले रहे हैं इतना दूर का। तो अगर हम इसका आर्क लेंगे तो अगर ये सबटेंड करेगा एंगल थीटा, यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा होगा और ये हमारा रेडियस मान लीजिए एल है, तो एल जो होगा ना और ये एस है, तो आर्क अपॉन में रेडियस क्या होता है, थीटा का वैल्यू, यानी कि थीटा का वैल्यू होगा आर्क एस अपॉन में रेडियस एल। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं आर्क एस का वैल्यू होगा वो थीटा इंटू एल हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन था, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम देखेंगे वो क्या था, m इंटू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा था। तो हम लोग यहाँ पे जब पुट करेंगे s के जगह पे थीटा इंटू एल, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए m से m तो कट गया, बचा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा इंटू, अब यहाँ पे s की जगह पर थीटा इंटू एल रखे हैं, तो थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ जी इंटू साइन थीटा बच जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा छोटा सा एक मोशन करवा रहे हैं तो थीटा छोटा है, और जब थीटा छोटा होता है ना तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है, इसलिए हम लोग साइन थीटा के जगह पर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस एल को अगर इस साइड भेजेंगे मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर यानी कि एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ जी बाई एल इंटू थीटा। और माइनस ऑफ जी बाई एल क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है वो कांस्टेंट होता है, और एल यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी कांस्टेंट है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू। हम लोग कुछ अपने से नाम दे रहे हैं म्यू, इसको बोला जाता है माइनस ऑफ जी बाई एल को हमेशा म्यू ही बोला जाता है SHM में, और इंटू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू है जी बाई एल। और हम लोग जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यहाँ पे कंडीशन कितना क्या होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू होता है। तो 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे तो जी बाई एल हो जाएगा। यहाँ पे इसको जो ऊपर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में जी बाई एल था, यहाँ पे ऊपर आके 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी हो जाएगा। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि पार्टिकल यहाँ से लेके कितना दूर पे गया है, कितना दूर तक गया है मैक्सिमम, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या था, एस था, जो आर्क हम लोग लिए थे। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो टाइम पीरियड का हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन निकाले हैं या फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाले हैं, इसमें कहीं भी एस का जिक्र है ही नहीं। मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, तो एस कहीं नहीं है, यानी कि एस का वैल्यू कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड आया है वो एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लेंथ कितना आ गया है, यहाँ पे 1 बाई 2 पाई इंटू अंडर रूट जी, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी टाइम 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट जी, या इसका जो वैल्यू आएगा 1 बाई 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम वैसे ही आ गया जैसे SHM का होता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि छोटा अगर इसका ओसिलेशन अगर कम होगा, छोटा होगा, तो ये जो मोशन है ये हमारा पेंडुलम का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका PDF मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप सीधे गूगल पे टाइप कर लेंगे विशाल ज्यूली, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।